चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एटीपी सिंथेज के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है येलो कलर का, ये एटीपी सिंथेज है। थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा आपको, देखा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी एक्सप्लेनेशन कई बार हम सुन चुके हैं, बट जब यहाँ पे इसके बारे में बात आती है तो और वहां समझाने के लिए मैंने आपको, जब एटीपी सिंथेज आया था तो इसी डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेज में कैसे जो इसके 2 पार्ट्स हैं उसमें से इसका जो 1 पार्ट है दैट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, यहाँ हम लोग जो सिंथेसिस पढ़ रहे थे या फिर हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इसके मैट्रिक्स का साइड है। ये याद रखना है आपको, ये कौन सा साइड है, इसके मैट्रिक्स का साइड है। मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, यहाँ कौन सा पार्ट होगा, आंसर करेंगे उधर से, कौन सा पार्ट होगा ये? मैम ईटीएस। नहीं, ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा होगा? अगर यहाँ मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको रिप्रेजेंट किया था और ये अगर मैट्रिक्स है तो ये खाली जगह जो यहाँ स्पेस है वो क्या होगा? मैम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हाँ, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, इंटर ठीक मेम्ब्रेन है, स्पेस। हाँ ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक हमने यहाँ पे आउटर साइड रिप्रेजेंट कर रखा है और ये देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का साइड रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, नीट के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि F1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए टुवर्ड्स जाएंगे। मैट्रिक्स। हाँ, आपको ऑप्शन में लिखा जाएगा टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, टुवर्ड्स मैट्रिक्स, या फिर आपको लिखा जाएगा वहां पे मैट्रिक्स। तो हम इसके फ्लूइड फिल्ड स्पेस को बोलते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन स्टोमा भी आता है, टुवर्ड्स स्टोमा, ऐसे करके आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो एटीपी सिंथेसिस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर रहे हैं। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया लिख के पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या करना है, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आप जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है, प्रोटॉन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, अगर आप F0 पार्टिकल के साइड में इंक्रीज करेंगे तभी ये एटीपी सिंथेज जो है यहाँ से ट्रिगर होता हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करेगा। मेरी बात समझ आई? मतलब ये हुआ कि अगर आपको एटीपी बनाना है तो एटीपी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, एटीपी बनाने के लिए आपको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ठीक वैसे समझना है ना, जैसे आपको खाना बनाने का काम करना है। ठीक है, अब बर्नर आपने ऑन ही नहीं किया, जो गैस सिलेंडर आपके घर का वो खत्म हो चुका है, कैसे बनाएंगे, सवाल ही नहीं उठता, बन ही नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, बट एटीपी सिंथेज है ही नहीं। तो ये करने का काम कौन करेगा, एटीपी सिंथेज करेगा। कौन करेगा, एटीपी सिंथेज करेगा, ये इसको ट्रिगर करने का, और इसको भी पीछे से ट्रिगर करने का काम कौन करेगा, यहाँ देखिए ये प्रोटॉन आयंस का जो कंसंट्रेशन है ये इसको ट्रिगर करने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ये है
कि एनर्जी तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आप कर रहे थे, ठीक है, तो एटीपी जो आप बना रहे हैं, तो एटीपी जो है यहाँ पे, और एटीपी सिंथेज को आपने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स 5 बोला था। क्या बोला था आपने? कॉम्प्लेक्स 5। याद आया? मैंने आपको बोला था कि अगर एटीपी सिंथेज की बारी आएगी तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है मतलब एटीपी सिंथेज, तो अब एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा सो देखिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ। सारा बायो में रोल तो डायग्राम का ही है, तो एग्जाम में भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो आप भी डायग्राम बना के ही करेंगे। बिना डायग्राम के वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं हवा में बोलने का, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज एटीपी सिंथेज is made up of two components या two major components. फर्स्ट इज एफ नॉट, हम बोलते हैं इसको, जिसको सी एफ नॉट भी आपने पढ़ा था। फिर हम लोग दूसरा यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1। अब एक चीज और है, जो F1 जो है ना, मतलब ऐसे एक मोटे तौर पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे होता है ना कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को बनाना चाहते हो तो हमने ऐसे हेड बनाया, ऐसे हैंड्स बनाए, अब विद इन सेकेंड्स आपको बनाना है तो ऐसा कोई कि पूरा बंदा बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इतना करूँ अगर मैं तो बोले अच्छा ये ह्यूमन बीइंग ऐसे रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ऐसे अगर मोटे तौर पे हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ऊपर से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इसको हेड पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड पीस बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका हेड पीस है, तो हेड पीस कौन हो गया? F1 हो गया। कौन हो गया? F1 हो गया, ठीक है। तो हेड पीस जो है, हेड पीस वाला जो हिस्सा है, यही यहाँ पे क्या करता है? साइड कैरी करता है, जो एक साइड से ये क्या करेगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा, और दूसरे साइड क्या करेगा? यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होगा। अब एक और क्वेश्चन है, which part of ATP synthase is directly concerned with ATP synthesis? तब क्या आंसर हो जाएगा? F0 और F1 में से? मैम F1 पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, which part of ATP synthase is integrated into the membrane of the mitochondria? मैम F F naught. नॉट पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ये F0 जो है ना, हम लोग इसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये कि ये यहाँ जो प्रेजेंट है आपके पास, जो F0 है, F1 है, स्पेशली F0 के बारे में अगर बात करी जाए तो F1 तो ठीक है, F0 के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये गेटवे पैसेज पाथ, एंट्री के लिए, प्रोटॉन आयंस के एंट्रेंस के लिए बनाने के लिए मेन रूप से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? F0 है, नो डाउट, क्योंकि यही रिस्क ले रहा है मेम्ब्रेन के अंदर खुद को इंटीग्रेट करने का। तो इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन वाई प्रोटीन, प्रोटीन क्यों बोला मैंने? आंसर कीजिए उधर से। मैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट भी बोल सकती थी, बट मैं यहाँ प्रोटीन बोल रही हूँ। क्या रीजन है इसका? जल्दी फटाफट आंसर करेंगे उधर से। मैंने जो इसको प्रोटीन बोला, तो किस बेसिस पे आप प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, बताइए। तो बहुत सिंपल है, मैं इस बेसिस पे प्रोटीन बोल रही हूँ बिकॉज ऑल द एंजाइम इन दिस होल लिविंग सिस्टम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये भी एटीपी सिंथेज भी तो एंजाइम हुआ ना, है या नहीं? मैं एक्स Yes, वाई ma'am. जेड कैटलिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। एक्स वाई जेड कोई सा भी एंजाइम, चाहे मैं पेप्सिन बोलूँ, ट्रिप्सिन बोलूँ, कुछ भी बोलूँ मैं, हाँ वो एंजाइम होना चाहिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में काम करने वाला हो, मतलब वो जिंदा होना चाहिए, उसकी बॉडी में काम करने वाला है। अब अगर नहीं काम करने वाला, आप लैब में बाहर करा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर काम ही नहीं कर रहा, तो हम क्यों एंजाइम बोलेंगे? कैटलिस्ट बोल के काम चला लेंगे, है ना? तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि हम इतने दावे के साथ इसको प्रोटीन कैसे बोल सकते हैं? तो इसकी जो स्टोरी है वो ये है, इसलिए बोल सकते हैं हम चैलेंज के साथ इसको प्रोटीन, क्योंकि all the enzymes in this whole living system are proteinaceous in
नेचर तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन है, ये क्या हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो यही क्या कर रहा है यहाँ पे, चैनल बनाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये, चैनल बनाने का। क्यों चैनल बना रहा है, तो ये चैनल बनेगा तभी तो ये जो प्रोटोन आयंस है यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ये फिर कहाँ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सवाल ये उठता है कि व्हाई दीज एटीपी सिंथेज, और अगर मैं दूसरी भाषा में पूछूं, व्हाई दीज इंटीग्रल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ दीज प्रोटोन आयंस। प्रोटोन आयंस को अगर क्रॉस करना है तो हमें बार बार ये एटीपी सिंथेज की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक दूसरे तरीके से भी सोच के देखिए, क्या रीजन है, क्या लगता है, क्या रीजन होगा आपको। देखिए, एक चीज ना हमेशा आपको याद रखनी है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जितना सिंपल और साधारण आपको दिख रहा है उतना साधारण पहली बात तो है नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ईटीएस देखा, उसमें भी किसका रोल था, इसी का रोल था। एक ना हिडन स्टोरी ये है इसके पीछे की, इतना ड्रामा ही इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्पर्वियस टू प्रोटोन आयंस। अब ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिडन स्टोरी है। अगर कोई आपसे पूछता है भाई ठीक है प्रोटोन आयंस है, चला जाता क्रॉस करके, क्यों इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा है, चला जाता ऐसे ही पास कर जाता है, यहाँ से इतना ड्रामा कर रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। तो उसका रीजन ये है कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये अगर बैठ जाए ऐसे खाली, और यहाँ से अगर हम एटीपी सिंथेज को हटा दें, जो इंटीग्रेटेड है इसको यहाँ से आउट कर दें, बाहर कर दें, बोले जाओ तो हम ऐसे करा के देखते हैं ये काम, तो अगर आप इसको यहाँ से आउट कर देंगे ये काम करेगा ही नहीं। तो ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हम तब से डिस्कस कर रहे हैं जब से हमने ये चैप्टर या पिछला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तभी से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट वाई ये आप अभी सीख रहे हैं इस क्लास में, क्लास 11, ठीक है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगा। अब आप बैठ के अभी जहाँ भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, नाइट का टाइम है तो ऑब्वियस सड़क पे बैठ के तो कर नहीं रहे होंगे, घर में ही बैठे होंगे। ठंड का टाइम है तो रूम में ही बैठे होंगे प्रॉपर, ठीक है। तो आपके रूम में ना एक गेट है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि उस गेट को हम ऐसा करें या उस डोर को हम ऐसा करें कि सीमेंट करके और सीमेंटिंग करके हम उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर तो आपके पास पैसेज बचेगा नहीं अंदर बाहर जाने का। तो ठीक उसी गेटवे की तरह यहाँ पे कौन हो जाता है, यहाँ पे आपका एटीपी सिंथेज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको जो इसका पूरा सिनारियो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है या नहीं, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन में हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, एक चीज हम और लिखेंगे यहाँ पे, एक एटीपी को बनाने के लिए, अगर आपको एक ही एटीपी बनाना है, और इस एनर्जेटिक्स का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, तो अगर आपको एक ही एटीपी बनाना है तो एक एटीपी बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 4 प्रोटोन आयंस जो है वो पास करना पड़ता है, तब जाके आपका 1 एटीपी बनता है। ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन जब हम लोग कर लेंगे तो इसके आगे हम इसको वैसे भी लिख लेंगे, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को, ये छोटा सा पार्ट था, बहुत आसान सा एक टॉपिक था, जो देखने के बाद कुछ चीजें आपने सीखी भी, जैसे मैंने आपसे पूछा मैं क्यों प्रोटीन 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 बोल रही हूँ, आपको आता था बट आप वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे ही आपको भी गुमराह किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंथेज मतलब एंजाइम, एंजाइम मतलब प्रोटीन, और जितने भी लिविंग सिस्टम में यूज होने वाले एंजाइम है सबके सब क्या प्रोटीन विशेष है। तो आपको किसी भी एंजाइम का नाम लिख के कोई भी कुछ भी पूछे, आपको क्या लिखना है आंसर में, प्रोटीनेशियस, ऑब्वियस कॉमन सेंस है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है ये बिल्कुल क्लियर yes है। ma'am। चलिए, थोड़ा सा हम लोग जीरो लेवल एक्सप्लेनेशन जो करते हैं आप तो सीख चुके हैं, हालांकि अब आप भी लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए, बोलने का ये मतलब हुआ कि आप जो प्रीवियस क्लास में सीख रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। मैम
हमारा स्कूल में ये कॉपी में लिखा है कि 2H प्लस प्रोटॉन्स फॉर्म 1 ATP। फिर से बोलिए। मैम 2H प्लस फॉर्म्स 1 ATP। मैम देखिए, बुक में तो 4H प्लस इक्वल्स टू 1 ATP है। मैं रीजन बताती हूँ इसका, ठीक है। 2 क्यों लिखा और 4 क्यों लिखा है, दोनों बताती हूँ। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एटीपी, क्योंकि इसके ऊपर ही एक्सप्लेनेशन है तो इसी की ही हेडिंग डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। एटीपी सीखे, तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा है वो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इज यूटिलाइज्ड, कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करने के लिए ही बनाया है हमने, इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दिस इज, ये ऐसे कर लेते हैं, एटीपी सिंथेसिस triggered by enzyme ATP synthase और ब्रैकेट में मैं यही डाल देती हूँ प्रोटीनेशियस। ATP synthase is the complex 5, याद आया, complex 5 यस मैम। ATP। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं मेजर components of ATP synthase और ऐसे कर लीजिएगा आप इसको। नंबर 1 is F naught particle, then number 2 is F1 particle। अब एफ नॉट जो है ये आप जानते हैं कि एफ नॉट यहाँ पे मेम्ब्रेन का इंटीग्रल प्रोटीन हो जाता है। मतलब दोनों में से अगर पूछा जाए कि मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड कौन है, तो आपने तो अभी आंसर भी किया और आपको पता भी है कि ये एफ नॉट जो है ये क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है, ठीक है। एफ नॉट इज द मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन, while F1 is the words। क्या लिखो, किधर जाएगा ये, मैम मैट्रिक्स है ना, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का तो है ही टुवर्ड्स मैट्रिक्स।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट भेज ले देंगे। मैम नोटेड। चलिए नोट forms the channel across inner mitochondrial membrane through which proton ions मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उससे ये किधर की तरफ जाएगा, उससे ये मैट्रिक्स की तरफ जाएगा। किधर जाएगा ये? मैट्रिक्स की तरफ, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। अगर नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, इम्पर्वियस है, ये जाने नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीज क्या है। जैसे अभी आपकी एक क्वेरी है कि जो आपने नोटबुक में लिख रखा है वहां पे आपके पास है कि 2 प्रोटॉन आयंस जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे 4 प्रोटॉन्स जो है उसको एफ नॉट से पास करना पड़ता है। ठीक है, तो एफ नॉट से जब ये पास होगा तो क्या करेगा, एक एटीपी का ये फॉर्मेशन और सिंथेसिस करेगा। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये जो एटीपी बन रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर 2 प्रोटॉन आयंस डायग्राम्स वगैरह में जब आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो डायग्राम्स के रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, 2H+ लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन 2H+, ऐसे इस फॉर्म में जाता है ये प्रोटॉन आयंस, फिर 2 प्रोटॉन आयंस, तो जब टोटल चार्ज, जैसे ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जो केल्विन साइकिल है, वो क्या है, केल्विन साइकिल है। तो केल्विन साइकिल का आप 6 टर्न चलाइएगा तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि डायग्राम में हमने 2H+ लिखा हुआ देखा है तो हम बच्चों को यही लिखवा देते हैं 2H+ ही होगा, जबकि एग्जैक्ट डेटा क्या है कि अगर आपको एक एटीपी प्रोड्यूस करना है, आपको क्या करना है, अगर 1 एटीपी सिंथेसाइज करना है तो आपको 4 जो प्रोटॉन्स है उसको यहाँ पे लेने के बाद ही फिर क्या होगा, 1 एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट वैसा है नहीं। प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही अगर हमें कराना होता है इसको, तो हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन के तौर पे हमें F0 F1 की जरूरत होती भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अभी आगे, जो मेन एनर्जेटिक्स वाला जो हिस्सा है उसको कर लीजिए। और प्रोडक्शन ऑफ, या सिंथेसिस भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ 1 एटीपी
अस्सी नॉट फ्रॉम द, ये तो आपको पता ही है, फिर वापस वही बात। देखिए कुछ नहीं करते हैं, फ्रॉम दे रहे हैं। Intermediate space of mitochondria is what matter. मैम वो स्टेटमेंट फिर गलत है। गलत है, डायग्राम के हिसाब से कई लोग उसको सही भी मानते हैं। एक बार में 2 क्रॉस करेगा तो हम बोल देते हैं कि 2h प्लस जाएगा। अगर आपका एग्जाम होता है, अगर एग्जामिनर वही है तो आप 2h प्लस ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्रामेटिक अगर हम लोग लिखते हैं ना, या दोनों लिख दीजिएगा। दोनों का बोलने का मतलब ये है कि विद इन ब्रैकेट ये भी डाल दीजिएगा। 180 एक बार में क्रॉस करके जाना कितना है, 2h प्लस, मतलब जगह एक बंदे के जाने की जगह है, एक ही बंदा तो जाएगा एक बार में एक गेट से, तो जा रहा है 2h प्लस, लेकिन एक एटीपी बनाइएगा कितना लेके, 4h प्लस लेके बनाइएगा। आप समझे? ठीक है, ओके मैम। हाँ ये हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। चलिए, अब ना एक चीज और है यहाँ पे, और क्या मतलब, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आप भी सुन रहे हैं तो आपका भी दिमाग खराब हो ही रहा होगा सुन के। इतने दिन से आपको पता चल ही रहा है कि जो भी एनर्जेटिक्स है, तो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है, तो इधर उधर घूम फिर के आपको एक ही चीज रिपीट करके, इधर से ये इधर से उधर जा रहा है, वो उधर से उधर जा रहा है, यही सारी चीजें आप इतने दिन से सुन रहे हैं। ठीक है, तो सवाल अब यहाँ ये उठता है, और सोचने वाली बात ये भी है कि जो आपने अभी प्लांट फिजियोलॉजी सीखी, जैसे जैसे ही मैं चैप्टर 13 कराना स्टार्ट करती हूँ, बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग C3 C4 प्लांट कर रहे थे, तो उसको करते वक्त क्या हुआ कि जब आपने बंडल शीट्स सेल को आते हुए आपने देखा, तो वहां पे ना बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरी होती, कौन होगा, कब होगा, कहाँ होगा। तो उसकी वजह से बच्चों को ना एक साथ लास्ट में कोरिलेट करके बताना पड़ता है, तब जाके उनको बात समझ आती है कि ये पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी आपस में इंटरकनेक्टेड है कैसे। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमें अब बैलेंस शीट करना है। हमें क्या करना है, जो पूरा रेस्पिरेटरी का जो पार्ट है ना, मतलब पूरा जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आपने अभी भी सीखा है, तो हम कैसे उसका बैलेंस शीट निकालें, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है। तो उसको समझने के लिए एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, हालांकि आप समझ चुके होंगे, बट फिर भी ज़रूरी भी है उसको समझाना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बताती हूँ। अब ना, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है, मतलब आपके दिमाग के ना किसी कोने में अगर गलती से कोई डाउट रहा होगा ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए इसके बाद ना जो सारी क्वेरी है आपकी क्लियर हो जाएगी। रीजन क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी जब बच्चों को पढ़ना होता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से उतना डर नहीं लगता बच्चों को। रीजन क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है, या आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सा हिस्सा है, तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बॉडी का पार्ट है। लेकिन ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले तो हम ये पढ़ रहे थे, हम ये क्यों पढ़ने लगे हैं। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। 13 चैप्टर जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, याद होगा सारे बच्चों को। ठीक है,
तो 13 चैप्टर में मैंने आपको बताया था PS1 PS2, याद है आपको? यहाँ दोनों गलती से PS2 PS2 लिखा, PS1 PS2 यस बताया मैम। था मैंने, यस याद है मैम। आपको? फिर हमने क्या किया, ATP और NADPH हमने बनाया, और उसके बीच में भी आपने देखा था ये ATS जो है वहां भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फिर क्या हुआ, फिर बारी आई किस चीज की कि आखिर हम जो बना रहे हैं ATP और NADPH ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, फिर हम क्या करें, इसको डार्क रिएक्शन में कैसे किस तरीके से यूज करें। तो फिर आपने ये केल्विन साइकिल का 6 चक्कर चलाया, तो जाके आपने क्या किया, शुगर बनाया, याद आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। जब आपने बनाया और जब मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस सिखाया, तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बोला था कि आप अपने बुक में एक लाइन अंडरलाइन करेंगे, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, याद आया? लिखा हुआ है आपकी किताब में, यस मैम। ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, सबसे बड़ी खिचड़ी तो बच्चों के दिमाग में इसी चीज को लेके है कि क्या, कहाँ, हो कैसे रहा है, हमें तो ये बात ही समझ नहीं आ रही, ये सबसे बड़ी क्वेरी है बच्चों की, ठीक है। फिर जब आपने ग्लाइकोलिसिस किया, तो यहाँ थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको बता रही हूँ। अब जब आपने ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म कर लिया, तो ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के बाद जो पूरा 10 स्टेप का रिएक्शन आपने देखा, तो ग्लाइकोलिसिस को करने के बाद आपने एक ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाए थे 2, याद आया? यस मैम। ये पायरुवेट जो है ना, अब इसको हमने वापस भेज दिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। जब मैं TCS साइकिल आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने वहां पे आपको स्टेटमेंट लिखवाया है, TCS साइकिल का जो साइट है, इट अकर्स इन मैट्रिक्स द होता है। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये TCS साइकिल जो है यहाँ पे रन करने लगा, TCS साइकिल हुआ, फिर आपको इसके गिफ्ट के तौर पे NADH SiO2 मिला आपको, ठीक है। अब ये जब मिला आपको, तो बहुत सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के साथ बहुत सारे जो फैक्टर्स थे आपके, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करके आपने पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रन कराया। जब आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रन कराया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रन कराने के बाद फिर आपने वहां भी क्या किया, ATP को सिंथेसाइज किया, ठीक है। क्यों बताना जरूरी हुआ? बताना इसलिए जरूरी हुआ, ये एक तरीके से 13-14 को निचोड़ के यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि अब जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाए कि अभी तो मैं आपको ATP सिंथेज पढ़ा रही थी, पिछली क्लास में मैंने आपको TCS साइकिल पढ़ाया, तो फिर वापस क्यों ग्लाइकोलिसिस मैम यहाँ पे बोल रही हूँ। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगी कि आप जब ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म कर रहे थे, ग्लाइकोलिसिस के परफॉर्मेंस के वक्त आपने जो पायरुवेट बनाया, तो पायरुवेट को आपने भेजा TCS साइकिल में एंड ETS, तो ये सब वन आफ्टर अनदर होने वाले प्रोसेस हैं, ठीक उसी तरह से जैसे अगर आपने फूड स्वेलो किया, तो पहले ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखे स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में जाएगा और माउथ में जाएगा, तो बेवकूफ़ी हो, या फिर ये तो सुनने में ही अनोखा सा लगता है। ठीक उसी तरीके से इसका भी क्या एक पाथवे है, ये इस तरीके से चीज़ें जो है यहाँ पे रन करती हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे द NADH, this NADH which is synthesized in glycolysis ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है कहाँ जा रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये फिर क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। सवाल ये उठता है कि ये इतना सारा जो इंटरमीडिएट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबका सब चल रहा है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं है जो कि एक
चीज को, एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद ना वो बोलता है नहीं मैंने इसको स्टोर करके बैंक बैलेंस के तौर पे रखूंगा। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अगर पाइरुवेट यहाँ पे बना है तो ये रख नहीं रहा साइटोप्लाज्म अपने पास, कह रहा जाओ तुम निकलो यहाँ से, मेरा भोजन का करो। ये जाएगा अब कहाँ? अब जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम लोग उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। दूसरा कोई कंपाउंड बनाता नहीं, बेचारा एकदम कंसंट्रेटेड है। ग्लाइकोलिसिस होगा तो पाइरुवेट ही बनेगा और कुछ बनना ही नहीं है, देखा है आपने, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि ये सब जो पूरा आखिर गेम स्टार्ट किया किसने, कहाँ से खेल शुरू हुआ था? खेल तो वहां से शुरू हुआ था ना, जब आपने केल्विन साइकिल का पूरा चक्कर लगा के ग्लूकोज बना के रखा है, और इसी ने सारा फसाद जो है वो शुरू किया। ना ग्लूकोज बनता, ना ग्लाइकोलिसिस होता, ना पाइरुवेट मिलता, ना टीसीए साइकिल होता, ना टीसीए साइकिल होता, ना एनएडीएच एफएडीएच बनता, और ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा जो है, ये पाथवे जो यहाँ पे चल रहा है, तो ये सब के सब कैसे हैं? सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो है, लेकिन ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड बोलने का मतलब इसमें कहीं पे कोई छेड़छाड़ फेरबदल नहीं है। ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आप 2 बार 3 बार बैठ के थोरोली इन दोनों चैप्टर को पढ़ते हैं ना, 13 और 14 को, दोनों चैप्टर्स आपको, और ये राइट साइड में चैप्टर 14 है, आपको भी पता है, ठीक है। दीज टू चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एक तो ऐसे ही बच्चों को इतना डर लगता है इन दोनों चैप्टर से, अगर दोनों को एक में ही दे दिया होता तो सोचिए चैप्टर कितना मोटा और लेंदी होता, बच्चे मेरे ख्याल से हैरत ही हो जाते थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे सेपरेट किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूं तो मेरे ख्याल से कोई क्वेरी तो किसी बच्चे की आनी नहीं चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है, जहाँ पे अगर एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे ग्लाइकोलिसिस अगर पाइरुवेट बना रहा है, तो इसको हम टीसीए साइकिल में, और टीसीए साइकिल उसको फुटबॉल की तरह मार के ईपीएस में भेजेगा। मतलब सब वन आफ्टर अनदर जो है यहाँ पे होने का काम कर रहा है, ठीक है। अब सही है, आगे बढ़ू मैं? क्लियर है सब कुछ? यस सर। चलिए, ये भी जरूरी था थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, नहीं तो आगे आप घबरा जाते। अचानक से ये सारी चीजें वापस क्यों उठ के आ रही है ना, आप सोचते जो चीजें हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है पिछले चैप्टर में, वापस कैसे आने लगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोग करते हैं इसको, रेस्पिरेटरी। ये एक चैप्टर कराया ना, तो जैसे मैंने स्पीड के साथ आपको बायोमोलिक्यूल्स कराया था, मैंने काफी स्पीड के साथ कराया है, ये भी मुझे पता है क्योंकि उस टाइम आपका एग्जाम भी सर पे था, और आप में से कई बच्चों की डिमांड भी थी कि मैम जल्दी जल्दी उसको करा दीजिए। तो खैर कई जगह आएगा, थोड़ा सा ये भी रीजन था जल्दी कराने का कि वो कई चैप्टर्स में घूम फिर के आता है। जैसे अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया बायोमोलिक्यूल्स का, तो मैंने आपको 3 बार 4 बार बोला ना कि आज के बाद से अगर कभी पूछा जाता है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो वैसे ही वो पूरे चैप्टर में कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ना उसको। और जैसे जब आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह आएंगे, उसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो 12th में कराऊंगी मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट कराया है, तो बोलने का ये मतलब है कि इसके बाद अब हम लोग आगे ट्रिगर कर सकते हैं, इसको स्पीड अप कर सकते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है, कोई पार्ट पोर्शन रिमेनिंग है, रिकॉर्डिंग देख के उसको क्लियर जरूर करेंगे, मस्ट है। नहीं तो फिर एबीसीडी नहीं आएगी तो स्पोकन इंग्लिश सीख के क्या कीजिएगा, वही हालत हो जाएगी सर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना जो छूट गया हम नए सिरे से करते हैं, सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए, इन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट physiology, there is a sequential, there is a sequential order of all physiological activities.
with one substrate only the next with क्या क्या सीरीज में किया आपने यहाँ पे glycolysis, then PCA cycle, and PTS. Pathway following one after another. एक के बाद एक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ये जानते हैं सब कुछ, एक भी अक्षर जो है ना इसमें से आपको नया नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिखूं इसमें कुछ भी नया नहीं है, the NADPH synthesized in glycolysis is transferred into, कहाँ जाएगा बोलिए, into the mitochondria, है ना, और कहाँ जाएगा। अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है। अब इसको 3 बार 4 बार अगर देख के रिवाइज करेंगे ना, तो इसके बाद आपको कभी प्लांट फिजियोलॉजी से डरने लगेगा। The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria. And undergoes oxidative phosphorylation. All products in plant physiology are synthesized in sequential order. ये तो खैर पहले भी हमने लिख रखा है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। सब के सब सीक्वेंस नहीं होगा और बाकी कोई रोल नहीं है, और किसी तरीके से नहीं होगा ये, ठीक है। जब भी होगा तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये हो गया, ये पेज लिख लिया आपने। एक चीज देखिए, यस मैम। एक और ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने ये तो बता दिया, ये मैंने आपको बोल दिया अभी समझाते वक्त, मैंने बोला कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूटेगा, पाइरुवेट के पीछे साइटोसिस भेजा जाएगा, तो ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जब ये पूरा एक प्रोसेस हो रहा होगा, तो अगर यहाँ से केल्विन साइकिल से बना के दिया गया और ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या बैठा होगा उस वक्त, केल्विन साइकिल नहीं होगा क्या यहाँ पे, होगा। नो मैम, कंटिन्यू होगा। मतलब ये है ना कि सारे के सारे अब जो वापस जो इधर लाइट रिएक्शन से जो हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन से ये प्रोसेस होने के बाद, जब मैं आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा रही थी ना, मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाती हूँ। मैंने वहां पे एक बात बोली थी आपको, मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन जब हुआ, तो लाइट रिएक्शन के होने के बाद एटीपी एनएडीपीएच आपने बनाया। फिर क्या होगा, अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो सनलाइट के एब्सेंस में बायोसिंथेटिक पाथवे होगा, लेकिन ग्लूकोज तो बनेगा उतने का ही ना जितना एटीपी एनएडीपीएस दिया है लाइट रिएक्शन के लिए। तो अगर काफी समय तक इसको लाइट अवेलेबल ना हो,
तो फिर ग्लूकोज का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, याद आया? यस फिर मैम। आगे की जो पूरी फिजियोलॉजी है ना वो स्टॉप हो जाएगी फिर। तभी तो आपने रीजन देखा है कि अगर बहुत टाइम तक आपने किसी पौधे को छाया में रख रखा है या फिर आपने उसको बिल्कुल सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराया है, पानी डालते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए मुरझा जाता है, होता है ना भाई। आप उसको दे ही नहीं रहे हैं, सोलर एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, लाइट के दर्शन ही नहीं होने दे रहे हैं उसको, बिल्कुल अंधेरे कमरे में आपने उठा के रख दिया, तब थोड़ी वो बेचारा फिजियोलॉजी करेगा, नहीं करेगा। आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम तो तब करेगा ना जब आप खाएंगे, ऐसे समझिए। अब आप कुछ फूड कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या खास काम करेगा आपका? तो ठीक उसी तरह से ये जो लाइट रिएक्शन के थ्रू एटीपी और एनएडीपी आपने बनाया है, तो बना के एनर्जी दीजिएगा तभी तो आगे का ये सारा काम होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कंज्यूम कीजिएगा नहीं, खाना आपको है नहीं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी तरीके से बेचारा काम करता रहेगा। ऑटोमेटिकली बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, आपका बीपी लो हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा, पता चलेगा आवाज नहीं निकलेगी आपकी, एनर्जी कम हो गया। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि जो एनर्जी चाहिए, चाहे आपकी बॉडी हो, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी टोटली डिफरेंट इसलिए। और एक अच्छी बात ये भी है, आप में से जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी बहुत टफ है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि कोई टफ वर्क नहीं है ये। और इस फिजियोलॉजी की खासियत ये है कि ये कॉपीराइटेड है, इतना ही है बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपको इस बेचारे का नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना, आपको इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं इसके अंदर। जब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह एक्सरसाइज जो वो कितना आसानी से पता है आपको, छोटा सा मतलब ये पार्ट जो है, अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी करी ना, इसके बाद आपको कभी प्लांट फिजियोलॉजी से डर नहीं लगेगा और एक भी क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो भी मैं चैलेंज करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नीट तक का नहीं छूटेगा, बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है ना, ये साइमल्टेनियस होते हैं। और पूरे लिविंग सिस्टम में ये जो पाथवेज है, तो ये पूरा पाथवे आप हायर प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं आप? हायर। और सब वन आफ्टर अनदर होगा, लेकिन कब? जब यहाँ से गाड़ी चलेगी तभी तो इधर आगे पहुंचेगा ना, जब यहीं पर स्टॉप हो जाएगा तब तो ये नहीं होगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो एटीपी यूटिलाइज होगा, तो एटीपी यूटिलाइज होने के बाद तब जाके यहाँ जो एंजाइमेटिक रेट्स है ना, ये इसको भी कंट्रोल करने का आगे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा लिविंग सिस्टम है, पूरे लिविंग सिस्टम में जो ये एनर्जेटिक्स का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे जब पूरा आप देख लेते हैं तो नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है, 38। ये मेरे ख्याल से अगर 30 साल के नीट के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकालिएगा ना तो 10 साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 10 ईयर्स आपको उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। एक तो हमने ये लिखा है, और बस मैं 2 ही लाइन लिखूंगी, अब ज्यादा नहीं लिखूंगी। एक मैं ये लाइन लिखूंगी कि जो जितने भी यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे, और दूसरी लाइन में बस यही लिखूंगी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व्स 38 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बस 2 ही लाइन लिखूंगी, बाकी अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे, ठीक है। एक बस यही है यहाँ पे कि ऑल pathway of plant physiology work simultaneously। ये कैसे काम करेंगे? एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात बस मैं यही लिखूंगी, एक वहां से जर्नी आगे बढ़ी, जैसे एटीपी एनएडीपीएच बना है, लाइट रिएक्शन ने बना के दिया, फिर अपना बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है, काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो एक मास्टर लाइन है, मतलब इस पूरे चैप्टर को पकड़ के ऐसे क्रश कीजिएगा, निचोड़िएगा ना, तो रिजल्ट क्या निकलना है कि देयर कैन बी a net gain of
48 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose. चलिए, हो गया ये। यस मैम। अब देखिए हम लोग ना यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन करेंगे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन आपने देखा ही था, ठीक है। तो फर्मेंटेशन बेचारा तो वैसे भी जब भी होना है तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब फर्मेंटेशन बोलने का मतलब एनारोबिक कंडीशन की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, टॉपिक से दूसरा है। Differences between fermentation and aerobic respiration. इसको ना हम लोग ऐसे करते हैं, टेबल बना लेते हैं। एग्जाम में यही करना है आपको, मैं इसलिए टेबल बना रही हूँ, तो मैं एक स्टेटमेंट बना के लिख सकती थी। जब कभी कोई डिफरेंस पूछा जाए, रूल है ये, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, लिख दिया डिफरेंस, मतलब आपको वहाँ पे टेबल बनाना मस्ट हो जाता है, ठीक है। और जब कभी भी डिफरेंस के लिए कोई टेबल बनाता है ना, उसका एक रूल है। रूल ये है कि जिसको पहले लिखा जाता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड देते हैं, और जिसको बाद में लिखा जाता है उसको हम क्या करते हैं, राइट साइड देते हैं। तो इधर हो गया आपका फर्मेंटेशन। इसका देखिए एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग इसका उल्टा कर देंगे इधर, ठीक है। इधर उधर करने में ना थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा टाइम इधर कर लेते हैं। ये हो गया फर्मेंटेशन, तो पहला पॉइंट इसका लिखेंगे यहाँ पे, partial breakdown of partial breakdown of glucose। उल्टा कर देंगे उधर, वहां पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऐसा कर दीजिए यहाँ पे, नेट गेन ऑफ एटीपी टू molecules only। इसलिए हटने पे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझ आना। यहाँ पे 2 molecules है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले में क्या होता है, अब यहाँ कहाँ 2 है, वहाँ कहाँ 38 है, तो कितना फर्क हो गया दोनों में, ठीक है।
NADH वगैरह का जो काम धाम है ना यहाँ पे बहुत स्लो होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन में बहुत स्लोली होगा ये। NADH is oxidized to NAD plus. Very slowly. हो गया, आप देखिए इसका उल्टा करते हैं। ये फर्मेंटेशन था ना, अब इसको देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आपको समझ आए फर्क कौन कौन सा है। यहाँ मैंने बना दिया इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ यहाँ पार्शियल था ना, मैम यहाँ कंप्लीट में ब्रेकडाउन। हाँ, पार्शियल को बस कंप्लीट होना है। उल्टा हो गया पॉइंट उधर वाले का, इधर वहाँ पार्शियल था, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नेट गेन ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मैम 38। इसके लिए आप जब देखेंगे तो किताबों में स्टेटमेंट क्या लिखा होता है, बहुत सारा बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे स्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत क्विक होगा यहाँ पे। मैम फास्टली। फास्ट, वेरी फास्ट। इतना अच्छा, यही कर देना एग्जाम में आपको, ऐसे कॉपी कर देना है, 2 मार्क्स का आएगा आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, यही कर देना आपको, ठीक है। बस मैंने लिख दिया, ऐसे लिखना है। अब डिफरेंस कभी भी आए तो आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप क्या कीजिए, पैसेज बना के आइए, आप सोचिए कि आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब भी डिफरेंस पूछा जाए किसी भी चीज़ में कहीं भी, तो आप कैसे करना है उसको हमेशा टेबल बना कर, ये हो गया। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाती हूँ आपको, देखिए। एक आपके पास आगे का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट है हमारे लिविंग सिस्टम में, इवन हमारी बॉडी में भी, लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात तो कर नहीं रहे, तभी हम इसको फिलहाल बाहर ही रखते हैं। तो जब कभी भी आपको सुनने को मिलता है, कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ आपको, नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे ये फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फी मतलब होता है डिवर, बोथ, है ना। तो अब इसमें क्या है कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम अगर आप, बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हाँ, कि अगर आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है जनरली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। आपको अगर ग्लूकोज। इसको हाँ तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कीजिएगा। अब देखिए, ये क्योंकि ग्लूकोज में टूट रहा है, नेचर का रूल है ये, आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, अमीनो एसिड तो देगा नहीं, प्रोटीन नहीं है, तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ग्लूकोज ही देगा, ठीक है।
और ग्लूकोज जो है यही फिर वापस किसका हिस्सा बनेगा, रेस्पिरेशन का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में ऐसा नहीं कि कार्बो क्या होगा, वो एंटर कर जाएगा, नहीं। अब फैट है, बहुत सारी चीजें हमारे नेचर में अवेलेबल है। तो फैट को अगर आप तोड़िएगा, अब यहाँ पे फिर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी आ रहा है, फैट को अगर आप तोड़िएगा तो आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, है ना? ग्लिसरॉल। हाँ, फैट से आपको मिलेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये हो गया, ऐसे शॉर्टकट में ना समझ भी आएगा और काम भी हो जाएगा आपका, है ना? फैट को तोड़िएगा, आपको फैटी एसिड ग्लिसरॉल ही मिलना है। ये भी बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं याद है तो मैं वापस बता रही हूँ आपको। फैट को तोड़ना है, आपको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में यहाँ पे डिग्रेड होगा, जो कि आपने देखा था पाथवे में एंटर कर जाता है। और ग्लिसरॉल के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्टेड हो जाएगा PgAl में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड याद ही आपको। और प्रोटीन जो है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन को आप तोड़िएगा तो प्रोटीज और अमीनो एसिड यही सब मिलना है आपको, ठीक है। तो जैसा पाथवे, जैसा जिस तरीके का जहाँ पाथवे हो रहा है उस तरीके से ब्रेक डाउन होकर चीजें यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। अब बोलने का ये मतलब हुआ कि आपने ग्लाइकोलिसिस बोला, हम तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे हैं, आपने ग्लाइकोलिसिस किया तो ग्लूकोज, अब मैं क्या बोलूँ, क्या आपने ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ के बनाया पायरुवेट या ग्लूकोज को तोड़ के बनाया पायरुवेट, क्या बोलिएगा? मैम तोड़ के बनाए। तोड़ के बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ये कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। कितना साफ साफ, कितना क्रिस्टल क्लियर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। तो रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कैसा हो गया यहाँ पे। और ऐसे ही जब मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड बता रही थी तभी से मैंने आपको एक चीज रटा रखी है कि रेस्पिरेशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे is a catabolic pathway। ऐसा है, ये कैटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे निकाला कंक्लूजन। लेकिन फिर आपको एक बात यहाँ पे ये याद आई कि आप जब यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे परफॉर्म कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी पाथवे के साथ साथ आप वो सिनेरियो या वो हिस्सा भी तो याद कीजिए जहाँ पे आप केल्विन साइकिल का चक्कर लगा के आप ग्लूकोज बना रहे थे, याद आया? मतलब यस अगर मैम। यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन हो रहा है तो वहां मेकिंग भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये पूरा का पूरा पाथवे है, जो फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट है, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इसको हम, ज्यादा अच्छा होगा कि हम एम्फीबोलिक पाथवे बोले। क्या बोले? एम्फीबोलिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रेकिंग का काम नहीं हो रहा, बनने का काम भी जो है वो हो रहा है, ठीक है। लास्ट में फटाफट एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालना है, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अभी हो जाए, हालांकि मैं आराम से ही करा रही हूँ, ये किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोग भाग के कर रहे हैं, नहीं ना। प्लांट फिजियोलॉजी है तो नहीं थोड़ा मैम। टेंशन तो आपको देना पड़ेगा। तो एक मैं लास्ट कंक्लूजन यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि रेस्पिरेटरी पाथवे, और लास्ट वाला तो तुरंत आपको बता देती हूँ, एक बॉक्स बना के बहुत बढ़िया आपकी किताब में समझा रखा है, इसको फिर मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथवे is an amphibolic pathway।
ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन छिपी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई आर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स रेफर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे, तो आपको बस इतनी सी बात बतानी है। रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व्स बोथ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो रेफर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। देखिए, इतना करने के बाद एक आपका क्या है यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का पार्ट है। हाँ, मैंने अभी अभी आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाया है कि व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवेज इन प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन एक अच्छा ही है, बुरा नहीं बोलेंगे इसको, काफी अच्छा है। एक रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में भी दे रखा है इसी के रिगार्डिंग, सेम इसी चीज के रिगार्डिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए, ये आपके बुक में एक रिप्रेजेंटेशन है, काफी बढ़िया है और बहुत सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो मैं समझाती हूँ, उसके बाद तुरंत आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कराती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना है, प्लांट फिजियोलॉजी में जो स्टूडेंट जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करता है वो उतना इंटेलिजेंट होता है। आपको जितनी प्रैक्टिस करना है आप कीजिए। हाँ, किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत है तो मैं तो हूँ ही आपको सॉल्व कराने के लिए, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं रखना। जब क्लास में इन करूंगी उस वक्त आपको पूछ लेना। चलिए, अब ये देखिए, अभी तो 50 बार समझाया आपने, फिर से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये रहा, अभी तुरंत मैंने लिखा है, फैट को अगर आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ग्लिसरॉल जो है इसको भी अगर आप तोड़ने पे आइएगा तो आपको मिलेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़िएगा तो आपको मिलेगा शुगर, शुगर को तोड़िएगा तो मिलेगा सिंपल जो है दैट इज ग्लूकोज। फिर ये पता है किधर की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये आपका चला गया यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, और बीच में आया था ना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और Yes, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो वहां पे कन्वर्टेड हो रहे थे। ठीक है, तो आपने क्या किया था, पायरुविक एसिड बनाया था। फिर यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन को तोड़िएगा तो अमीनो एसिड ही मिलना है आपको, और कुछ तो मिलना नहीं है। और ये अमीनो एसिड जो है ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, पायरुविक एसिड के साथ यहाँ पे अपना इंटर रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है, इस तरीके से इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल भी रहा है, इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन mediated breakdown of different organic molecules to carbon dioxide and water। ठीक है, ये एम है इसका, और ये आपके बुक में एक इंटर रिलेशनशिप शो किया गया है। अब आगे हम लोग एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, जिसको कि आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आपको इसको प्रिपेयर करके रखना है। क्वेश्चन नहीं करना है अगर, तो फिर तो पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है, इतना तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। चलिए, छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर को कर लीजिए, बहुत आसान है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी ये वर्ड आता है ना क्वेश्चन, तो इसका मतलब है ना कि आप किसी चीज का ना रेशियो निकाल रहे हैं। और रेशियो निकालने का मतलब है, अगर कहीं पे रेशियो बोला जाता है, मैथ्स में बोला जाए या किसी भी चीज का आपको रेशियो निकालना है, कोई भी चीज है दुनिया की, तो रेशियो बोलने का मतलब है ना कि दो चीजों को हम एक साथ कंपेयर करके उनका प्रोपोर्शन चेक कर रहे हैं कि कौन कितना कहाँ पे अवेलेबल है, और डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो आप पढ़ चुके हैं, अभी आपको सीखना है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में आपने सीखा है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा, ये बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है? सवाल ये उठता है कि कैसे हम क्या देखें कि कितना यहाँ पे वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हुआ है रेस्पिरेशन में।
तो इसको जब हम एक साथ कंपेयर करके देखेंगे तो इसको हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, दिस इज द डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व divided by या to the volume of oxygen consumed in respiration is called the respiratory quotient। आसान है, नहीं लिखना इतना, कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। क्या बोला मैंने, द रेशियो ऑफ तो लिख लीजिएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। याद हुआ सबको, याद हो गया, इसको देख के लिख दीजिए, रटना क्या यही देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट में रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा। अब ये नीट में कितने बार पूछा जा चुका है ना, इसकी काउंटिंग ही नहीं है, कभी कार्बोहाइड्रेट, कभी लिपिड, कभी अमीनो एसिड, अलग अलग हमेशा पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जब निकाला जाता है, when carbohydrates are used as substrate and are completely oxidized, the respiratory quotient will be 1। कितना आता है इसका, 1 आता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व होता है उतना ही ऑक्सीजन हाँ, कंज्यूम्ड होगा। तो आप 50/50 कीजिएगा तो 1 ही तो आएगा, 100/100 कीजिएगा 1, 51 lakhs डिवाइडेड बाई 51 lakhs तो 1 ही तो आएगा। तो ऑब्वियस है कि जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा कहीं भी मैथ्स में, तो रिजल्ट क्या आना है आपके पास, 1 ही आना है, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। अब इसके अगले हिस्से में जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो एक और यहाँ पे आपको पार्ट बताया जा रहा है। अब इसके आगे हम लोग फैट का देखते हैं, इसका देखते हैं, फैट का देखते हैं, देखते हैं। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि जब आप यहाँ पे देखिए, एक आपको ये रिएक्शन दिख रहा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी उसके साथ लिबरेट हो गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये इक्वेशन देखिए, पहले ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है, ऊपर जो आपको मतलब इक्वेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आपको ये चीज भी दिख रही है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है यहाँ पे 6 है, देखिए 6 दिख रहा है, ये यहाँ पे ये 6, इसकी बात नहीं कर रही, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 6 है, ऑक्सीजन कितना है ये देखिए 6 है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज लेस देन 1। रीजन क्या है, लेस देन 1 बोलने का मतलब क्या है, जब भी कोई चीज 1 से कम होती है, तो इतनी मैथ तो हर बच्चे को आती है, इसका मतलब है कि अपर वाला पोर्शन जो है उसके कंपैरेटिवली लोअर पोर्शन ज्यादा होगा, ये सब ना बताइए, यस ये ना, मैम। जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं मैथ्स में, तो जब नीचे वाला ज्यादा होगा तभी तो पॉइंट में जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइपाल्मिटीन का एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर है 102 और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर है 145, CO2 is 102 and O2 is 145, then respiratory quotient becomes 102 carbon dioxide divided by 145 oxygen। जब आप इसको डिवाइड करेंगे रिजल्ट विल बी 0.7, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर आप फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, नीट के एग्जाम में सीधा यही होगा, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फैट मोर देन 1, लेस देन 1, 1, नेग्लिजिबल, तो आपको वहाँ पे यही मार्क करना है, लेस देन 1, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और प्रोटीन का जब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो इट्स अबाउट 0.9, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे लिविंग सिस्टम में अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1, प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर यूज करने का, प्योर बोलने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ कोई और चीज होनी नहीं चाहिए, और ऐसा लिविंग सिस्टम में तो मेरे ख्याल से होना बहुत मुश्किल है। तो ये सब जो डेटा है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, लमसम ही बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे आपको जो लिखा है
कि प्रोटीन को अगर हम सबस्ट्रेट की तरह मानते हैं तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अबाउट 0.9, क्या लिखा हुआ आपको यहाँ पे, अबाउट 0.9 यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। मैं ओवरऑल जो है इस चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन दे देती हूँ ओवरऑल मिक्स करके। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपने उसमें कर रखा हो और कुछ क्वेश्चंस आपने उसमें नहीं कर रखा हो, ठीक है। नहीं कर रखा होगा तो अच्छी बात है, कर लीजिए, और कर रखा है तो बिना देखे कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लास्ट में आप में से कुछ बच्चों की क्वेरी होती है ना जब आपके एग्जाम का टाइम आता है, तो कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन भेज दीजिए, तो मैं अभी से आपको तैयार करा देती हूँ ताकि आप भी परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर भी मैं बताती जाऊँगी। चलिए पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, आज मैं आंसर नहीं लिख रही क्योंकि आंसर अभी जस्ट मैंने लिखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्मेंटेशन, याद आया अभी टेबल बनाया मैंने, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे लेकिन बिना Yes, ma'am. देखे करना है। हाँ याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे बिना देखे कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है। फिर एक साथ मेंशन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और ए में लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। ये 1 मार्क का एक पूछा जाता है। ये जो है अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ही सिर्फ पूछ लिया गया आपको, ये 1 मार्क का एक होता है, मतलब आपने लिखा द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो कार्बोहाइड्रेट इज 1 लिखने का 1 मार्क मिल जाएगा आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी बताइए। फिर आप फैट्स अभी लिखिए, मैम लेस पैट्स देन का 1 लेस होगा देन इसका। 1 होता है। हाँ लेस देन 1 होगा इसका, ठीक है। प्रोटीन बस अराउंड 0.9 इतना कर लीजिए, तो ये 3 मार्क्स का हो गया। ये तो मतलब मस्ट है, आपको याद होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई एक बट नहीं है, ठीक है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन। वाई इज रेस्पिरेटरी पाथवे referred as एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। देन लिखिए, ये हो गया 3 क्वेश्चंस लिख लिया आपने। नेक्स्ट पेज लेना। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए नेक्स्ट पेज पे आप लिखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस। मुझे ये भी पता है कि अभी तक आपने ग्लाइकोलिसिस लिख के प्रैक्टिस करके याद नहीं करा है अभी आपने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सोच रखा है Yes, कि हम ma'am. एग्जाम से Already. पहले, हाँ अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट है फिर तो। और अगर आपने नहीं किया है, जिन बच्चों ने नहीं करा है, तो इसको प्रैक्टिस करके और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने उसके लिए दिया एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस, 5 मार्क्स का कॉपीराइटेड क्वेश्चन है, 5 से कम में कोई पूछ ही नहीं सकता इसको, ठीक है। आप मेरे से लॉन्ग क्वेश्चंस बाद में पूछते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हर एक चैप्टर ओवर होने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लगे हाथ आपको बता ही दूंगी, ठीक है। देन देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देन
3 नंबर का क्वेश्चन, रिप्रेजेंट मेजर पाथवेज ऑफ, जो ये कर सकता है ना वो एक्सप्लेन भी कर सकता है, तो इसलिए आप सिर्फ बना के ही प्रैक्टिस कर लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। लिखना तो बच्चों वाला काम है, सब तो आप समझा ही हुआ है। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? फर्मेंटेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसमें एक येलो बॉक्स में देखिएगा आप अपने बुक में, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका पाथवे बताया हुआ है, ठीक है? इथेनॉल और वहाँ पे लैक्टिक एसिड वाला पार्ट। हाँ, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल वाला, मतलब इथेनॉल वाला, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन पीसीए साइकिल, 5 मार्क क्वेश्चन, 5 नंबर से कम का कोई नहीं पूछ सकता इसको। और एक जो सुपर क्वेश्चन है आपका, जो पिछली क्लास में मैंने दिया नहीं था पहले क्वेश्चन, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा लेंदी हो गया था, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको कंप्लीट करा लेती। हाफ करना अच्छा नहीं लगता ना, वो एक ही टॉपिक फिर आधा रह जाता, इसलिए। 7th क्वेश्चन, सब कुछ इसमें जितना बढ़िया आप लिख सकते हैं लिखेंगे। डिस्क्राइब, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, पहले इसके कॉम्प्लेक्सेस जरूर, एक डेफिनेशन लिखेंगे और कॉम्प्लेक्सेस जरूर लिखेंगे, ठीक है? सबसे छोटा क्वेश्चन लेकिन सबसे ज्यादा लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब ईटीएस, मैंने तो 2 शब्द लिखा बस, ठीक है? चलिए, 8th क्वेश्चन, पूरा चैप्टर लपेट दिया मैंने आज के असाइनमेंट क्वेश्चन में, आपको लगेगा 3 घंटा करने में इसको, 3 आवर्स तो आराम से, मतलब एग्जाम का एक पेपर दे दिया मैंने 10 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट लिखिए, राइट a note on ATP synthase, जिससे आपकी क्लास स्टार्ट करी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, डिफाइन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एंड mention and represent it, और क्या होगा, मतलब आपको लिख देना है यहाँ पे, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? और एक आखिरी क्वेश्चन जो मास्टर पीस है तो एक ही नंबर का, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंशन द नेट गेन ऑफ ATP during aerobic respiration, ठीक है ना? आराम से इसको कीजिए। हाँ, एक चीज तो ऐड कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन 1 लिखिए। आराम से कीजिए, कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट तो करूंगी, लेकिन इतनी जल्दी आपसे होगा नहीं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी हैं प्लस स्कूल भी जा रहे हैं आप लोग, तो संडे तक इसको कर लीजिए। ये जो 10 क्वेश्चन है खूब अच्छे से, मतलब आप ऐसा कीजिए ना कि आप एग्जाम में लिख रहे हो, बस इतना समझ जाइए, ऐसे करना है आपको, फिर आप वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई एग्जाम में आपका कितना नंबर आना है ना? प्रैक्टिस कर लीजिए अभी, तो बेटर हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट किसी को इस चैप्टर में होगा तो कोई बात नहीं, अभी करिए आराम से, क्वेश्चन आंसर करते वक्त भी आएगा, है ना? तो भगवाएंगे हम लोग अगली क्लास में ही करेंगे, तो पूछ लीजिएगा। और अभी अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि कुछ समझने में कोई डाउट हो, पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? नो मैम। लीव करूँ मैं? थैंक यू मैम।
हम्म।